हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया ही होंगे, जैसे आप हमेशा मस्त रहते हैं। मेरे प्यारे सरकारों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनके बीच की बहुत सारी रहस्यमयी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए सरकार, अगर आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है उसको ध्यान से आप देखें तो एक बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी का वोल्टेज क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा है। देखिए एक बैटरी लगी हुई है जो हाई वोल्टेज पे है, लगभग 10,000 वोल्ट पे रहती है ये बैटरी। और बच्चों देखो इसके अंदर का प्रेशर क्या है, इस ट्यूब के अंदर का प्रेशर क्या लिखा है, वेरी लो। ये जो वेरी लो प्रेशर है बच्चों, ये 10⁻³ mm Hg से लेकर के 10⁻⁻² mm Hg तक होता है। ये जो व्यवस्था हमारे सामने लगी हुई है, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर क्रिएट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जो ऐसे देखिए ऐसे शक कर लेता है किसको, एयर को। अब बच्चों आपको इतना तो मालूम होगा कि जो PV होता है वो nRT के बराबर होता है, यानी P = nRT/V बोल सकता हूं। अब जरा देखो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब हमारे सामने है, ये डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं इसको। जब भी कभी करंट गैस में बहती है तो उसके लिए डिस्चार्ज ऑफ करंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग साइंस में। मेरे प्यारे बच्चों, इस डिस्चार्ज ट्यूब का वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एक टाइम पर, और R जो है वो तो अपने आप में ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यानी ये तीनों चीजें अगर कांस्टेंट हैं तो प्रेशर जो है वो सीधे मोल के प्रोपोर्शनल हुआ। मोल यानी कि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, इतना तो जानते ही होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल। यानी कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बच्चों गैस के मॉलिक्यूल को बढ़ा या घटा करके हम इसके अंदर के प्रेशर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम चाहें तो प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो प्रेशर को घटा सकते हैं। ठीक है, अब सक्शन पंप क्या करता है, इसके अंदर की एयर को शक कर लेता है। जब एयर खींच लेगा तो गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर कम हो जाएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर कम हो जाएंगे तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि प्रेशर इसका कम है तो वो कम कैसे किया गया, और हाई वोल्टेज की बैटरी लगा करके लगभग 10,000 वोल्टेज का पोटेंशियल क्रिएट किया गया। जब ये किया गया तो उसी बीच वैज्ञानिकों ने एनोड के जो पीछे वाली वॉल है ना बेटा, वो जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया था। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है, आपको पीछे मैंने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी सिखाया कि जिंक सल्फाइड मेरे बच्चों एक ऐसा मटेरियल है कि जिसपे जब कोई हाई एनर्जेटिक पार्टिकल आके टकराता है तो वो क्या करता है, वो चमक पैदा करता है, जिसे हम बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करना, चमक पैदा करता है। जब उस पे, जैसे आप अगर कार से जा रहे हैं और कार की लाइट रेडियम पे पड़ती है तो रेडियम लाल लाल चमकने लगता है, और जैसे ही आपकी कार चली जाती है रेडियम का चमकना बंद हो जाता है। यानी जब तक उस पर लाइट के फोटॉन्स गिर रहे हैं तब तक वो चमक रहा है, जब गिरना बंद हो गए तो चमकना बंद हो गया। इसी तरह से जिंक सल्फाइड पे जब कोई हाई एनर्जेटिक पार्टिकल टक्कर करता है तो वो चमक पैदा करता है। ठीक है, अब देखो ये जो चमक होगा वो ये डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास के कलर पे डिपेंड करता है। जैसे आप दिन में लाल शीशे का चश्मा लगा दीजिए तो आपको दिन में लाल लाल दिखने लगेगा, पीले शीशे का चश्मा लगा दीजिए तो आपको दिन में पीला पीला दिखने लगेगा, और आप अगर पोलराइज ग्लास लगा ले तो आप देखते हैं कि कैसा दिखता है। यानी कि यहां एनोड के पीछे की वॉल का कलर कैसा होगा, ये बात डिपेंड करेगा किस पर, ये बात डिपेंड करेगा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब का मटेरियल जो कांच है वो किस कलर का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ पाए होंगे कि यहाँ जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, यहाँ हाई वोल्टेज का बैटरी लगा हुआ है और प्रेशर मिनिमम है। इन सब का रीजन है, सब बताऊंगा। अब बच्चों जब ऐसी स्थिति क्रिएट किया वैज्ञानिक ने, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि जो एनोड के पीछे की वॉल है वो चमकने लगी। अब एनोड के पीछे की वॉल चमकने लगी, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई पार्टिकल है जो कैथोड से चल के एनोड की तरफ आ रहा है। उन्हीं पार्टिकल्स को कैथोड पार्टिकल या कैथोड रे बोला गया। तो देखिए
जब हम ऐसी व्यवस्था करते हैं, कैसी, कि एट हाई वोल्टेज, ध्यान पूर्वक समझना बच्चों, एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, wall behind the anode start glowing, चमकने लगी, start glowing, which prove that an invisible ray या पार्टिकल बोल दो, is coming from cathode towards the एनोड, कि एक इनविजिबल रे है जो किधर से आ रही है, कैथोड से चल के आ रही है, किधर की तरफ, एनोड की तरफ, तभी तो वो टक्कर कर रही होगी, तभी तो उसके पीछे का वॉल चमक रहा होगा, ठीक है। तो इसी इनविजिबल रेज को क्या बोल दिया गया, दीज इनविजिबल रेज आर कॉल्ड कैथोड रे, क्योंकि बेटा ये कहां से पैदा हो रहे थे, कैथोड प्लेट से पैदा हो रहे थे। भाई जिस किसी चीज की ओरिजिन जहां से होती, जहां को जाता है वो उसका नाम नहीं होता है, जहां से उसकी ओरिजिन होती है प्यारे बच्चों, वो उसका नाम होता है। तो इसकी ओरिजिन हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स की कहां से है, कैथोड से है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैथोड रे हो जाएगा। बट जब हम ये सारी बातें पढ़ते हैं तो जरा बताओ कि क्या हमें कुछ पता लग पाता है, क्या हमें पता लग पाया कि कौन आया, क्यों आया, ये तो हमें पता लग गया कि कहां से आया और किधर को गया, लेकिन हमें ये नहीं पता लग पाया इतनी बातों से कि कौन आया, क्यों आया। तो प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी की लिखी बात है। अब हम आगे इसको थोड़ा डेप्थ में समझाते हैं आपको, ध्यान पूर्वक देखिए, जिसमें इन सभी बातों का मैं जवाब दूंगा कि वोल्टेज हाई क्यों है, वोल्टेज को लो करने से क्या समस्या आएगी, प्रेशर लो क्यों है, प्रेशर को हाई करने से क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, इन सभी चीजों को हम 1 बाय 1 करके बताते हैं। प्यारे शेरों जरा देखो, अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन किस चीज का, कैथोड रे के प्रोडक्शन का, कैथोड रे के प्रोड्यूस होने का क्या एक्चुअल कारण है, तो हम उसको एक एक करके देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों एक चीज आप जानो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो ये सन है ना, सन से हमेशा कुछ वेव्स पृथ्वी पर आती रहती हैं। उन वेव्स को आप जान लीजिए वो कौन कौन होती हैं। वो होती हैं रेडियो वेव, वो होती हैं माइक्रोवेव, वो होती हैं इंफ्रारेड, वो होती हैं विजिबल, और वो होती हैं अल्ट्रावायलेट, वो होती हैं एक्स, वो होती हैं गामा, वो होती हैं कॉस्मिक। इतनी रेज सन से अर्थ पे हमेशा आती रहती हैं। अगर हम इधर से इधर मूव करें बच्चों तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और जो बच्चे नहीं जानते वो जान लें कि एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, या इसे एच सी बाई लैम्डा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो जब एनर्जी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं प्यारे बच्चों तो एनर्जी घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है और वेवलेंथ बढ़ता है। आप ये भी जान लीजिए, इसमें से परमात्मा ने इंसानी आंखों को देखने की क्षमता सिर्फ विजिबल रीजन को दिया है, यानी कि इंसान सबको नहीं देख सकता, वो सिर्फ विजिबल को देख सकता है। विजिबल में कौन आते हैं, विब ग्योर आते हैं बच्चों। इसमें भी जब आप इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ बढ़ेगा। ये अपने में ही एक क्वेश्चन है। इसका जिंगल मैं तो ऐसे याद रखता हूं, पीछे भी मैंने आपको बता रखा है, मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो, राम इन विजिबल। अब राम तो दिखाई तो देते नहीं, तो राम इनविजिबल, और ये क्या हो जाएगा, यू एक्स गामा को, ऐसे मैं याद रखता। मेरा जिंगल है राम इनविजिबल यू एक्स गामा को। ये अपने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपसे कोई कह दे कि आपसे कोई ऐसे कह दे, आपसे कह दे कि अभी तो हम रीजन पढ़ने वाले हैं, किसका रीजन पढ़ने वाले हैं हम, कैथोड रे के प्रोडक्शन का, कैसे कैथोड रे पैदा हुई, उत्पन्न कैसे हुई, प्रोड्यूस कैसे हुई।
उससे पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको करा देता हूं। यहां से ये बात पता लगता है कि कॉस्मिक रेज की एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो सबसे राइट है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा और जो सबसे लेफ्ट है बच्चों उसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम। अगर कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज्यादा होगा। इसलिए वो इस वक्त जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, जहां वीडियो शूट हो रही है वहां भी कॉस्मिक रेज है, जहां आप बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं वहां भी कॉस्मिक रेज है। यानी पृथ्वी के लगभग सभी जगहों पे, कमरे में, जेब में, बैग में, हर जगह कॉस्मिक रेज मौजूद है, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक बातों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यह हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब मौजूद था पीछे, उसका मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूं। अब डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज पे हमारा कौन है, उसमें एनोड इधर बनाया है, मैं इधर बनाता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई वोल्टेज पर लगभग 10,000 वोल्टेज पर एनोड और कैथोड एक दूसरे से एयर में सेपरेटेड हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज है 10,000 वोल्ट और इसके अंदर का प्रेशर कितना है 10⁻³ mmHg से लेकर के 10⁻⁻² mmHg। यानी कि बच्चों अगर देखा जाए तो प्रेशर काफी कम है, यानी इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा कम है सरकारों। अब जरा देखो होता क्या है कि सूर्य से कॉस्मिक रेज चलती है, ठीक है, इसके अंदर गैस तो भरी होगी हर जगह, भाई डिस्चार्ज ट्यूब में गैस कम है, इसका ये मतलब नहीं गैस नहीं है। तो गैस किस रूप में होगी, जैसे मान लो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, कोई भी गैस भरी हुई, एयर हो सकता है, एयर होगा तो सबका मिक्सचर हो जाएगा। कोई भी गैस जब इसमें भरा होगा तो उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू कंसीडर हाइड्रोजन गैस। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रहते हैं। कॉस्मिक रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पेनिट्रेट होकर के हाइड्रोजन से टकराती है तो बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो जब एनर्जी मिलेगी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। या ऐसे जान लो कि हीट या ऊर्जा पा जाने पे चीज़ें टूट जाती हैं, बट ऑब्वियस है बड़ी बड़ी इमारतें टूट जाती हैं, मारता है जेसीबी तक कर तो बड़े बड़े पिलर, बड़ी बड़ी चीज़ें टूट जाती हैं। यानी एनर्जी से कोई जब इम्पैक्ट एनर्जी का पड़ता है मॉलिक्यूल पे तो उनके बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। तो सबसे पहले जब कॉस्मिक रेज पेनिट्रेट करके आएगा तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और जो H2 है वो 2 हाइड्रोजन एटम में टूट जाएगा। हाइड्रोजन एटम होगा तो क्या होगा बच्चों, देखो उसमें न्यूक्लियस होगा और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब दूसरी कॉस्मिक रेज आएगी और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाएगा तो आप जानते हैं कि जब एनर्जी को इलेक्ट्रॉन पाता है तो क्या हो जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो एटम में से अलग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का एटम में से अलग हो जाने की प्रक्रिया जो है प्यारे बच्चों, उसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आयोनाइजेशन बोलते हैं। यानी यहाँ पर एटम का क्या हो जाएगा प्यारे सरकार, आयोनाइजेशन हो जाएगा। जब आयोनाइजेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कैटायन में ये टूट जाएगा, अगर हाइड्रोजन गैस है। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन गैस होती तो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन कैटायन में टूट जाता, नाइट्रोजन गैस होती तो इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन कैटायन में टूट जाता, हीलियम गैस होती तो इलेक्ट्रॉन और हीलियम कैटायन में टूट जाता। प्यारे बच्चों अब जरा देखो कैटायन पर फोर्स किधर लगेगा, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, एनोड की तरफ। तो बहुत तेजी से बच्चों ये कैटायन बहुत तेजी से किधर भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा। अब जरा सोचो कि बहुत तेजी से क्यों भागेगा। काइनेटिक एनर्जी का आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं 12 mv² 10वीं तक, ठीक है, बट अब आप 11th में पहुंच गए हैं और ये जो मैं सीरीज चला रहा हूं ये बेसिकली नए बच्चों के लिए है। अगर कोई रिपीटर या 12th का देख रहा है तो उसको तो इतनी दिक्कत होगी नहीं, वो समझ जाएगा, बट जो मेरे नए बच्चे हैं वो जरा बातों को समझने की कोशिश करें। अब ये पुराने दिन हो गए बच्चों, अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि अगर Q चार्ज को V वोल्टेज में रख दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी Q × V होती है। आपस अपने मन को शांत करके एक बार खुद से अंदर अंतर मन में बोल के देखो कि इफ Q चार्ज इज प्रेजेंट इन V voltage and accelerated, then the kinetic energy associated with that particle which have Q charge is always equals to Q × V। यानी चार्ज और वोल्टेज मालूम हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका क्या मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। अब वोल्टेज देखो बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि 10,000 वोल्ट है ना, और काइनेटिक एनर्जी भी इसलिए बहुत ज़्यादा होगी। जब ये कैटायन बहुत तेजी से जाके धड़ाम से खूब तेज से काइनेटिक एनर्जी से टकराएगा, तो कैथोड प्लेट से जब खूब तेजी से टकराएगा तो इसके एटम में जगह जगह इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में घूम रहे होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनों पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो पूरा एटम धर्र से आयोनाइज हो जाएगा कि नहीं। ऐसे देखिए, मान लीजिए ये एक कैथोड प्लेट है, एटम होगा, एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, एटम होगा, एटम में इलेक्ट्रॉन होगा। H कैटायन आ करके बहुत तेजी से धड़ाम से टकराएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं कर देगा। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इससे कोई चीज आके भड़ से टकराएगा तो पेन को मेरे हाथ से निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा, बट ऑब्वियस से निकाल देगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों, जब क्या होगा, जब ये कैटायन खूब हाई काइनेटिक एनर्जी से कैथोड की दीवारों से टकराएगा, मींस व्हेन दिस cation makes a powerful collision with the wall of the cathode, तो यहाँ क्या होने लगेगा, here ionization will takes place and so many electrons are ejected from the cathode plate। अब इन इलेक्ट्रॉनों पर, यहाँ जरा देखो, एनोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ खींच लिए जाएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ खींच लिए जाएंगे, और इन इलेक्ट्रॉनों की भी जो काइनेटिक एनर्जी होगी Q इंटू वी के हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वोल्टेज थोड़ा मोड़ा नहीं, 10,000 वोल्ट है। जब ये इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से एनोड की तरफ भागेंगे तो रास्ते में जो भी गैस मॉलिक्यूल आएगा उससे टकरा के ये उसे भी आयोनाइज कर देंगे। जैसे कैटायन कैथोड से टकरा करके कैथोड प्लेट को आयोनाइज कर दिया, जैसे सनलाइट हाइड्रोजन से टकरा करके हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कर दिया, वैसे ही बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से जाता हुआ इलेक्ट्रॉन रास्ते में पड़ने वाली गैसों से क्या करेगा, टकरा करके उनको क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। और जब जितनी गैसेस आयोनाइज होंगी उतना कैटायन पैदा होगा, जितने कैटायन पैदा होंगे भड़ उतना कोलिजन होता रहेगा किसके साथ, कैथोड प्लेट के साथ, और जितना कैथोड प्लेट के साथ बड़ा कोलिजन होता रहेगा उतना ही वहां से क्या निकलता रहेगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया। अब यहां से देखो, हमें कई बातें क्लियर हुई कि सबसे पहली बात क्लियर हुई कि जो इनविजिबल रेज एनोड की तरफ जा रही है और पीछे का वॉल जिंक सल्फाइड से कोटेड है, हाँ बिल्कुल कोटेड है, वो इनविजिबल रेज जो है वो कैथोड से जो निकल रही है, पीछे जो मैंने पढ़ाया उसमें क्या तुम्हें पता लगा कि वो किससे बना हुआ है, वो तो डायग्राम है, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिख रहा है इसलिए पता लग रहा है कि वो नेगेटिव है, बट उससे कुछ फील थोड़ी हो रहा है। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, वो जो इनविजिबल रेज बढ़ रही है किसकी तरफ, एनोड की तरफ, एक्चुअली वो किससे बनी हुई है, वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। इससे पता लगता है कि कैथोड रे कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की एक बीम है जिसमें बहुत सारे हाई एनर्जेटिक पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल कुछ और नहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ रीज़न समझ में आया प्रोड्यूस होने का, और ध्यानपूर्वक देखना, प्रोड्यूस होने का रीज़न आपको समझ में आना चाहिए। और इसको 3 बातें मैं बता देता हूं। देखो यहां इसके चैम्बर में जो मौजूद गैस है ना, उसके आयोनाइजेशन के 3 कारण है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। द गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज आयोनाइज ओनली बिकॉज ऑफ 3 रीजन। पहला कि सन से क्या आता है, कॉस्मिक रेज। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम जाती है वो रास्ते में टकरा के आयोनाइज करती है। और तीसरा, कुछ हिस्सा जब हाई वोल्टेज रहता है तो देखो एटम है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर एनोड प्लेट खूब ताकतवर फोर्स लगाएगा, और न्यूक्लियस को खींचेगा खूब ताकत से कौन, कैथोड। तो इस वजह से भी कुछ बेसिक हिस्सा क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, यानी ये कैटायन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। तो सीधी सीधी अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट गैस के आयोनाइज होने का और कैटायन के पैदा होने का, जो हाई एनर्जेटिक तरीके से जाके कैथोड से टक्कर कर रहा है, उस कैटायन के पैदा होने के पीछे 3 सोर्सेज हैं। पहला, सन से आने वाली हाई एनर्जेटिक पार्टिकल या हाई एनर्जेटिक रेज जिसे हम कॉस्मिक रेज बोलते हैं। दूसरा, तेजी से हाई एनर्जी से जाने वाले इलेक्ट्रॉन बीम जिन्हें हम कैथोड रेज बोलते हैं। तीसरा, जो हाई वोल्टेज अप्लाइड है, ये भी गैसियस मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ करके आयोनाइज करने के लिए थोड़ा बहुत जिम्मेदार होता है।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन बीम पैदा कहां से होती है, कैसे उत्पन्न होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो अब जो है ये बात को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो मैंने लिखा है कि एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर वॉल बिहाइंड द एनोड स्टार्ट ग्लोइंग which prove that an invisible rays is coming from cathode towards the anode. This invisible rays is known as कैथोड रे। अब आपको ये दिखेगा भी। यहां इस डेफिनेशन से सिर्फ ये पता लगता है कि कैथोड से कुछ एनोड की तरफ आ रहा है, लेकिन जब हम ये जान लेते हैं तो हमें ये भी पता लग जाता है कि कैथोड से एनोड की तरफ कौन आ रहा है, वो कैसे बना, उसके बनने के पीछे क्या कारण है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों को ये समझ में आया होगा। अब सरकारों कुछ बातें और बता देता हूं। देखो, ये जरूर जानते रहना, पिछली साल नीट में, या मुझे लगता है 2-3 सालों में ही, पिछले का पिछली साल था या उसका पिछली साल था, यानी कि 2023 वाला नीट था आई थिंक। अगर आप देखोगे तो उसमें इसमें से 4 वेव दे दिया है और बोला है एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, या बोल सकता है फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या वेवलेंथ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मुझे बच्चों ने बताया कि सर वो केमिस्ट्री में आपने पढ़ाया था तो मेरा उधर फिजिक्स में काम हो गया। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों, इसे हल्के में मत लेना कि सन से अर्थ पे कितनी रेज आ रही हैं, ये जानना, किसकी एनर्जी किससे ज़्यादा होती है, किसका वेवलेंथ किससे ज़्यादा होता है, किसका फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होता है, ये कोई बच्चों वाली बात थोड़ी है भाई। इसको अगर अपन जान गए हैं तो समझ लो कि अपने पास एक पावरफुल होल्ड है। प्यारे सरकार, आगे चलेंगे, इनकी प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये खुद तो नहीं विजिबल होती हैं, बट इनकी एक्टिविटी जो है विजिबल होती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि इटसेल्फ दे आर नॉट विजिबल, दे आर नॉट visible, but their behavior can be observed. Their behavior can be observed. ये बच्चों दिखती तो नहीं, बट इनका बिहेवियर दिख सकता है। कैसे दिख सकता है? जैसे कि ये पीछे एनोड के पीछे वाली दीवार चमका दी, ऐसे दिख सकता है। और भी तरीका है दिखने का, देखो इनकी बिहेवियर को ऐसे भी देखा जा सकता है। सरकारों देखो, जैसे मान लीजिए कि मैं उस डिस्चार्ज ट्यूब में एक फैन लगा दूं, तो जब कैथोड रे आएगा तो ये फैन क्या होता है, घूमने लगता है। तो बताओ, ये फैन घूमने लगा मतलब कुछ तो आ रहा है ना, उनका बिहेवियर विजिबल है। वो खुद इंसानी आंखें इलेक्ट्रॉन बीम को नहीं देख सकती, बट उनके बहुत सारे बिहेवियर को देख सकती हैं। ठीक है सरकारों, इसी को ले लेता हूं दूसरा कि कैथोड रेज हैज काइनेटिक एनर्जी, और हम कह सकते हैं कि मोमेंटम। भाई अगर वो किसी बीच में रखे गए फैन को घुमा दे रही हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम भी है, और होगा भी, क्यों नहीं, मास है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा और मोमेंटम भी होगा। तीसरा पॉइंट लिख देता हूं कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, in the absence of इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस हो ना, तो भी ये कैसे ट्रैवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। और बच्चों एक्सपेरिमेंटली, ऐसा नहीं कोई हंसी मजाक में, जाना गया बहुत सिस्टम से कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि अगर मान लो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, जैसे मान लो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब में, और ऐसे पीछे सिखाया था, और मान लो इधर से इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है तो ऐसे घूम जाता था। अब अगर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ घूम रहा है तो इसका मतलब है कि जो कैथोड रे आ रही है उस पर कैसा चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी वो इलेक्ट्रॉन से ही बनी हुई है। ये जो मैंने बताया वो बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव्ड बात है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देयर बिहेवियर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं क्या, कि
in the presence of electric field or magnetic field, their behavior is exactly like a negative charge particle. इनका जो बच्चों व्यवहार है वो बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह था। और मैं पांचवा बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा अच्छे से बताना चाहता हूं बच्चों। E/m के बारे में पीछे मैंने बहुत डेप्थ में आपको बताया। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए कि गैस है हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या हीलियम, तो बच्चों यहां पर जो कैटायन होगा वो क्या होगा? कैटायन होगा H+, N+, O+ और He+, और जो इलेक्ट्रॉन पैदा होगा वो तो E ही होगा। अब बच्चों ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ उसका इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ से आया है, वो चाहे नाइट्रोजन से आए या ऑक्सीजन से या हीलियम से या हमारी बॉडी से या कहीं से भी पृथ्वी पर, उस इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा बच्चों वो कितना होगा? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। और उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 1.67 विथ नेगेटिव साइन × 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो जो इसका E/m होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा किसका? कैथोड रे का। यही बताना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको मैं थोड़ा शब्दों में पिरोता हूँ, क्या कि E/m ऑफ कैथोड रेस, इसको हम लोग ऐसे जानेंगे कि E/m ऑफ कैथोड रेस इज independent from the gas inside the discharge tube। प्यारे बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस ली गई है इससे इसके E/m का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है सरकारों, इंडिपेंडेंट रहेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। छठी बात मैं एक अपनी तरफ से बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि पहले की कुछ टीवियां आती थी जो बिल्कुल ऐसे उनका तोंद जैसा निकला रहता था पीछे की तरफ। अभी तो स्लिम फिट टीवी आ रही बिल्कुल एकदम पतली। पहले आप देखोगे बेल्टेक वगैरह पुरानी कंपनियां ऐसी टीवियां बनाती थी जिनमें पूरा तोंद जैसा पीछे की तरफ निकला हो, तो वो पिक्चर ट्यूब रहता था। और वो जो पिक्चर ट्यूब रहता था ना उसमें कैथोड रे सेटअप होता था और स्क्रीन पर फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल रहता था। जब वो कैथोड रे आके उससे टकराता था तो स्क्रीन चमकती थी और हमको स्क्रीन विजिबल हो जाती थी और उस पर चलने वाले चित्र हमें दिखाई देते थे। जैसे कि कोई वीडियो हम देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो जो पिक्चर ट्यूब होता है उसके अंदर की जो पूरी व्यवस्था होती है इज सिमिलर टू ऑन द पैटर्न ऑफ द कैथोड रे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी, और कुछ तो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे चलेंगे एनोड रे के बारे में समझेंगे कि एनोड रे क्या होता है। एनोड रे को हम और क्या बोलते हैं ये भी जान लो, इसे कैनॉल रे बोलते हैं। कैनॉल रे। प्यारे बच्चों कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पूरा का पूरा सेटअप वही, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट वही, बस जो कैथोड था ना उसे परफोरेटेड कर दिया गया। मीनिंग समझते हैं परफोरेटेड का आप? परफोरेटेड का मतलब उसमें छेद कर दिया गया। ये देखिए छोटे छोटे टाइनी होल्स कर दिए गए। कारण बताता हूं क्यों किए गए। सरकारों जब कैथोड को छोटे छोटे छेद कर दिए गए कैथोड प्लेट में, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ हाई वोल्टेज लो प्रेशर एनोड के पीछे वाली वॉल चमक रही थी, ठीक वैसे ही प्यारे बच्चों जैसे ही कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, कैथोड के पीछे वाली वॉल चमकने लगी। अब कैथोड के पीछे उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी। ये देखो, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी थी। उनका भेजा ठनक गया। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया भाई,
इसका मतलब अगर कैथोड के पीछे वाली वॉल चमक रही है तो जरूर कोई पार्टिकल एनोड से चल करके किधर जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। ध्यान पूर्वक समझना। और उसकी साइज थोड़ी बड़ी है, क्योंकि अगर उसकी साइज जब इसको परफोरेटेड नहीं किया जा रहा था तब यहां अच्छी चमक नहीं थी। भाई कैटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बड़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन तो कहीं से भी अपना रास्ता बना करके जाके इससे टकरा लेगा, उसको थोड़ा सा भी स्पेस मिल गया तो चला जाएगा। लेकिन कैटायन कहीं से भी अपना रास्ता थोड़ी बना सकता है, उसके लिए तो होल चाहिए। तो जब कैथोड छेद नहीं था कैथोड में, तो इसके पीछे की वॉल बेहतरीन तरीके से ग्लो नहीं कर रही थी। जब छेद हो गया तो कैथोड के पीछे की वॉल बहुत अच्छे से ग्लो करने लगी। अब ये जो ग्लो का कलर है, जैसे वहां रेड और वहां कुछ और लिखा है, ये बिल्कुल घबराना मत, ये इस डिस्चार्ज ट्यूब के कांच के मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब बच्चों देखो, अगर कैथोड के पीछे की वॉल चमक रही है तो इसका मतलब जरूर कोई रेस एनोड से चल करके किधर जा रहा है, कैथोड, और इसे ही क्या बोल दिया गया, एनोड रे। अब इससे हमें क्या समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया भाई, इतना ही समझ में आया कि व्हेन, यही समझ में आया देखो कि व्हेन cathode is perforated, then wall behind the cathode, ऐसे लिख लेना इसको, wall behind the cathode coated with ZnS start glowing, चमकने लगा। ठीक है, which prove that and ये भी इंसानों को नहीं दिखता, an invisible ray is coming from, अब जरा देखो, अगर कैथोड के पीछे की वॉल चमक रही बच्चों, तो ये कहां से आ रहा है, एनोड से आ रहा होगा ना, कैथोड से थोड़ी आ रहा होगा, कैथोड की तरफ जा रहा है। An invisible ray is coming from एनोड। अब जहां से आता है वही नाम दिया, जैसे पिछला वाला कैथोड से आया था तो उसका नाम कैथोड रे था, ये वाला एनोड से आ रहा है तो इसका नाम एनोड रे होगा। इज कमिंग फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स द कैथोड, which is known as एनोड रे। अब देखो, ये भी बेवकूफ बनाने की बात है सरकार। इससे ये तो पता लग गया कि कुछ एनोड से आ रहा है, क्या इससे पता लगा कि वो कौन आ रहा है? क्या इससे पता लगा कि वो क्यों आ रहा है? नहीं पता लगा इस फोकट की बात से, जो किताबी डेफिनेशन है। बट अगर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं तो आपको सब समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। रीजन देखो, ये है हमारे पास, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, मैंने बनाया, उसने उल्टा बनाया है, मैं ऐसे बना देता हूं। सामान्य तरीका वही है जो मैं बना रहा हूं। यहां है मान लो एनोड, यहां है मान लो कैथोड, और यहां लो प्रेशर है और यहां हाई वोल्टेज है, और इसको उसने परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे छेद कर दिए, और यहां उसने पीछे ZnS की कोटिंग कर दी, लो भाई कोटिंग कर दिया ZnS की। कोई और भी मटेरियल यूज कर सकता है, बट दैट मटेरियल शुड बी दैट काइंड ऑफ दैट इट कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हेन हाई एनर्जेटिक पार्टिकल स्ट्राइक विद दिस। देखो चलो फिर से वही सोचो, सूर्य से कौन आ रहा है? कॉस्मिक रेज। इसमें गैस होगी, मान लो कि पिछली बार हाइड्रोजन माने थे, इस बार ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन ऐसे होता है, जब बॉन्ड पर ऊर्जा पड़ेगी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो 1 मोल जो O2 है वो 2 मोल O में टूट जाएगा। मोल क्या है आगे समझोगे। प्यारे बच्चों, थोड़ा पानी पी लेता, थकान हो जाती कभी कभी। ऑफलाइन लेक्चर्स भी होते हैं और मुझे आजकल थोड़ा YouTube का भी पागलपन हो ही गया है, तो मेहनत तो लगता ही है। बट अगर मैं खुद मेहनत ना करूं तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं कि आप मेहनत करिए। प्यारे बच्चों, डायरेक्शनल मेहनत
और बहुत गहरे में ये विश्वास कि हम जीत सकते हैं, किसी भी एग्जाम में हमें सफलता दिला सकती है। वो एहसास तो मुझे लगता है मेहनत से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि जब वो एहसास होता है तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में शरीर अपने आप मेहनत करती है। प्यारे सरकार, ये जो O2 है वो 2O में टूट गया, अब O के पास क्या होगा बताइए? न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कई सारे होंगे बट मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा। यहाँ से एनर्जी आके टकराएगी तो ये किस में टूट जाएगा? ये कैटायन में टूट जाएगा, किसका? ऑक्सीजन का। और किस में टूट जाएगा? इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन तो भैया चुपचाप भागा किधर? एनोड प्लेट की तरफ, क्योंकि उस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। बट इस बार हमारा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं है, उसकी तरफ नहीं है जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो तो हम जान चुके। इस बार हमारा जो इंटरेस्ट है वो उसकी तरफ है जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। अब आप बताओ कौन जा रहा है बाबा? ये O+ जा रहा है। ये छेद में से पार होके जो धड़ टकराएगा इससे, तो पीछे की वॉल चमका देगा। तो मेरा पहला सवाल, कौन गया एनोड से कैथोड की तरफ? ये पिछले स्लाइड्स तक तो आपको नहीं मालूम था, आपको ये मालूम था कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये नहीं मालूम था। ये देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगा कौन गया एनोड से कैथोड की तरफ? एनोड से कैथोड की तरफ तो आप बोलेंगे गैसियस कैटायन। जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस ली गई है उसका कैटायन है। हाइड्रोजन अगर ली गई है तो H+ है, ऑक्सीजन अगर ली गई है तो O+ है, हीलियम अगर ली गई है तो He+ है, नाइट्रोजन ली गई है तो N+ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब ये इसी को क्या बोलते हैं? इसी गैसियस कैटायन को हम लोग एनोड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को एनोड रे बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि रीजन ऑफ प्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा इनका, कि व्हाई दे आर प्रोड्यूस्ड। अब और भी बातें बता सकता हूँ। हाई वोल्टेज है तो भी ये कुछ टूटेगा, और हाई वोल्टेज है तो भी कुछ आयोनाइज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन बीम जो जा रही है खूब तेजी से, और रास्ते के जिस O2 से टकराएगी उसे तोड़ देगी, तो वो भी आयोनाइज हो सकता है। यानी कि इस कैटायन के बनने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। एक तो कॉस्मिक रेज, अलग अलग किताबों में तीनों में से किसी एक को रिस्पॉन्सिबल मानेगा। दूसरा हाई वोल्टेज, और तीसरा इलेक्ट्रॉन बीम, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी Q/V होती है और यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलेंगे यार, इसके बारे में प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। तो पहली बात, इनकी लगभग बच्चों सभी प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो किसके जैसी होती हैं? कैथोड रे की जैसी होती हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड ऑल। ठीक है, आगे देखो। जैसे मैं कह सकता हूँ कि डियर, ऐसे शॉर्ट में लिख देता, समझ लेना, THEIR, डियर ऑल मोस्ट प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू, डियर ऑल बोलना उचित नहीं होगा, डियर ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू कैथोड रे। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि मोमेंटम प्रोड्यूस करता है, जैसे कि इटसेल्फ नॉट विजिबल बट इट्स बिहेवियर इज विजिबल। अब वो जानना जरूरी है इसका जो कैथोड रे के जैसा नहीं होता। प्यारे बच्चों, इसका जो E/m है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसका E/m कांस्टेंट था, वैसे ये प्रॉपर्टी स्टार लगा के लिख देना। E/m ऑफ एनोड रे इज वेरिएबल, it is not constant, like कैथोड रे। ये कैथोड रे की तरह बच्चों कांस्टेंट नहीं होता है। अब इसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बच्चों, मान लीजिए कि चैम्बर के अंदर गैस जो हमने पीछे सुना H2, He, N2, O2 है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं इसके कैटायन की बात करूं तो जरा देखिए क्या हो जाएगा। इसका कैटायन H+ होगा,
इसका He+ होगा, इसका N+ होगा और इसका O+ होगा। और प्यारे बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जब हम लोग और हम इनके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E और इनके चार्ज की, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो इतना ही होता है, मास पीछे बता रखा हूँ। इस E का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। अब मास जब बताना होता है तो 11th का बच्चा बहुत बुरी तरह फंस जाता है, पता नहीं क्यों। चलो तो मैं उसको और अच्छे से ही बता देता। लो देखो, 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इसका मास होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका मास होता है 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब जरा देखो, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपस में ऑलमोस्ट सेम है, सेम नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा है। ये देखो, ये 1.672 था और ये 1.674 है, तो 1.67 तो कॉमन है, बट यहाँ अगला डिजिट 2 है, यहाँ 4, तो ये ज़्यादा बड़ा हुआ ना। तो ऐसे राउंड ऑफ में मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल डेटा कोई पूछे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। अब बच्चों देखो, जब हम किसी दो चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे 10 को 2 से डिवाइड किए 5 आया, तो हमें पता लग रहा है कि 10 2 से 5 गुना बड़ा है। यानी कि डिवीजन ऑलवेज गिव्स अस अ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दैट न्यूमरेटर इज हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन जो आपस में लगभग बराबर हैं को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें तो ये 1837 के आसपास आता है। यानी मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में थोड़ा मोड़ा नहीं, 1837 टाइम बड़ा होता है। अगर इतना बड़ा होगा तो अब याद रखो कि केमिस्ट्री में जब भी हम मास निकालते हैं तो मास निकालते समय वी विल नॉट कंसीडर द मास ऑफ electron, we will always consider the mass of proton and neutron because the mass of proton and neutron is 1837 times greater than relative to the mass of electron. That's why. तो अब पीछे इलेक्ट्रॉन की बात मत करना जब हम मास की बात करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन ये है, ये है, ये है, ये है। इससे तो हमें मतलब है नहीं, हमें एनोड रे में इससे मतलब है। इससे मतलब किस में था? कैथोड रे में, वो पीछे हो चुका। यहाँ हमें मतलब किससे है? एनोड रे से, वो अभी नहीं हुआ है। यानी कि जो हम E/m निकालेंगे, यहाँ हम मास लिखेंगे और यहाँ हम E/m निकालेंगे, वो किसका? एनोड रे का निकालेंगे। तो देखना ध्यान पूर्वक बच्चों, इस पर चार्ज कितना है? 1 प्रोटॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज, जो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया E। और इसका मास कितना है? हाइड्रोजन के पास देखो 1H1 होता है, 1 प्रोटॉन होता है, तो इसका मास 1 प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा Mp। इसका जरा मास देखो, तो हीलियम जो है वो क्या होता है? 2He4। इसके पास टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 4। तो इसका जो मास है 4 × मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन, कुछ भी लिखूं उससे कोई फर्क तो होता नहीं है। ध्यान से समझना भाई। तो तुम्हारे पास एक झोला है, झोले में आम है, एक आम का वजन 2 किलोग्राम है, झोले में 5 आम है, तो कुल कितना वजन है? बोल दोगे 10 किलोग्राम। कैसे आया? नंबर ऑफ मैंगो मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 मैंगो। वैसे यहाँ इसके पास टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है? 4 है, तो कुल वजन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, बिकॉज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट सेम। तो ऐसे ही हम यहाँ निकाल देंगे नाइट्रोजन का, जो भाई ये तो अकेला था तो ठीक है। अब नाइट्रोजन में यहाँ एटम है, तो नाइट्रोजन का जो मास होगा वो 7n14 होगा, एक नाइट्रोजन का। इसका मास ले भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मत लो। नाइट्रोजन एटम ये है ना गैसियस कैटायन, तो इसका मास लोगे ना, इसका तो कितना हो जाएगा? इसके पास 14 प्रोटॉन है, तो 14 ×
मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन, मेरी मर्जी, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, ये और ये अलग नहीं है। और इसके पास ऑक्सीजन का क्या होता है 8O16 यानी 16 प्रोटॉन है, तो 16 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो जब E/m निकालोगे तो इस पर चार्ज कितना है, देखो 1 प्रोटॉन के बराबर है यानी E और डिवाइडेड बाई mp, यहाँ कितना हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 4mp, यहाँ कितना हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 14 mp या mn, मेरी मर्जी या तुम्हारी मर्जी, E16 इंटू mp या mn, आपकी मर्जी, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। अब जरा देखो कि न्यूमरेटर तो सेम है, बट बच्चों डिनोमिनेटर चेंज हो गए कि नहीं चेंज हो गए। जब डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा तो E/m में अगर ये वेरिएबल है तो ओवरऑल वैल्यू वेरिएबल होगी कि नहीं, ओवरऑल वैल्यू भी वेरिएबल होगी। इसीलिए जो E/m होता है किसका, एनोड रे का, इट इज वेरिएबल। ये डिपेंड करता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ली गई है। लेकिन जो E/m कैथोड रे का होता है वो तो डिस्चार्ज ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इससे नहीं मैटर करता कि वो किस गैस से निकला है, वो हमेशा सेम रहेगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल भी कैथोड रे जैसी नहीं है, क्या कि E/m ऑफ एनोड रे इज वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट लाइक कैथोड रे। बच्चों यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, थक भी गया हूँ क्योंकि सुबह से 2 ऑफलाइन लेक्चर ले चुका हूँ, ये एक ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी मुझे एक और लेक्चर लेना है। बट हम लोग मेहनत किया जाएगा यार, बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं है। प्यारे बच्चों, इतनी बात अगर आप समझ गए तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत कुछ काम आएगी आपके। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो बात ये बोलना चाहता हूँ बच्चों कि प्रेशर कम क्यों था और वोल्टेज ज़्यादा क्यों था, इसके बारे में कुछ रहस्य है। देखो देखो यहां से यहां गैसियस कैटायन पैदा होता है, आपको मालूम है, पीछे में समझाया, या इस डायग्राम पे आ जाता हूं। एक बात बताइए, इस H कैटायन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये खूब ताकत से कैथोड प्लेट से टकराएगा और तभी ये उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। अगर ये जाके कैथोड प्लेट का गाल सहला के वापस आ जाए छू के ऐसे, तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, क्या नहीं निकाल पाएगा। जब तक एक पावरफुल कोलिजन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं कैथोड में से। तो हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई वोल्टेज इसे हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे खूब तगड़े से इम्पैक्ट करे और कैथोड प्लेट से क्या निकाल सके, इलेक्ट्रॉन। मीन्स the high voltage supports to high kinetic energy so that gaseous cation can make strong impact with the cathode wall and they can eject electron from the cathode। अब दूसरी बात सुनो कि प्रेशर कम क्यों है। प्रेशर कम होने से गैसियस मॉलिक्यूल कम होते हैं। अब जैसे कैटायन अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, जैसे कैटायन कैथोड की तरफ बढ़ेगा, भक्क से टक्कर कर जाएगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, फिर बढ़ेगा, फिर टक्कर कर जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर टक्कर कर जाएगा। ऐसे जब बहुत सारे रास्ते में टक्कर करता आएगा तो उसकी एनर्जी लूज होगी, और लूज होगी तो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा, किसके साथ, कैथोड प्लेट के साथ। और अगेन जब स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करने में फेल रहेगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा और पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो दोनों बातें, हाई वोल्टेज का होना और लो प्रेशर का होना, सपोर्ट करता है किसमें, कि कैटायन खूब अच्छे से काइनेटिक एनर्जी लेके जाए अपने साथ और भड़ टक्कर मारे किसको, कैथोड वॉल को, और उससे क्या निकाल दे, इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वैसे ये हमारे सिलेबस में है तो नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही बात करता है, बट जानते रहिए क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। देखिए थोड़ा सा लिख दिया है ना, जब भी कभी बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया जाता है तो ये कार्बन और एक ऐसे पार्टिकल को रिलीज करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं, जिस पर चार्ज 0 होता है। ध्यान रख लीजिएगा ये बात कि जब भी कभी बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि कार्बन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पार्टिकल पैदा हुआ
जिसे न्यूट्रॉन बोलते हैं, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, चार्ज्ड नहीं होता है, इस पर जीरो चार्ज मौजूद रहता है। इतना ही जानते रहिए। अब बच्चों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है, देखिए क्या, कि अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन पावर अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो मैंने कटिंग भी लगा रखी है, किसकी, एनसीईआरटी की, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में दी गई है, कोई मैं जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। तो गामा बीटा अल्फा, हाँ ये रहा, देखो सबसे ज्यादा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा का। अब मैंने 3 नई बातें बना दी। यहां कह रहा है गामा रेज इज एक्चुअली वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब जरा देखो, मैंने 3 बातें नहीं बना दी, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी स्पीड ज्यादा है, और किसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है। तो देखो गामा रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर बीटा, फिर अल्फा। स्पीड भी गामा की ही सबसे ज्यादा होती है, फिर बीटा, फिर अल्फा। बट बच्चों जो आयोनाइजेशन पावर होता है ना, सबसे ज्यादा किसका होता है, अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। इस पे बोल तो बहुत कुछ सकता हूं, बट मेरी ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है Which of the following rays are deflected by the electric and magnetic field? इनमें से किसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, जिन पे चार्ज हो। क्या एक्सरे पे चार्ज है, नहीं। गामा पे, नहीं। और बीटा रेस पे, हाँ चार्ज है। अगर बीटा रेस पे चार्ज है, बिल्कुल, क्योंकि बीटा रेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ना, तो उनको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। आगे देखिए, सरकारों Which is not true with respect to कैथोड रे। कैथोड रे के रेज के रिस्पेक्ट में क्या सही नहीं है। कहता है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है। चार्ज्ड पार्टिकल, ये भी सही है। मूव विथ स्पीड सेम एज दैट ऑफ लाइट, या कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो ये भी सही है। मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये गलत है, वो एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलता। और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। E/m में मैंने तुम्हें, मेरे पास अभी पीपीटी है, ये देखो पीछे दिखा देता हूँ, ये आजा, हाँ ये देखो, ये क्या है, कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन ही तो आ रहे थे, कैथोड रे ही तो हैं। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें डिफ्लेक्ट होकर सी पे आके टकराता है कि नहीं, तो बिल्कुल डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे कैन बी डिफ्लेक्टेड, बट ऑब्वियस है इनकी स्पीड इलेक्ट्रॉन की जो मतलब बीटा रेज हैं वो लाइट के स्पीड के बराबर नहीं होती है, यही बात गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द ऑप्टिमम कंडीशन रिक्वायर्ड टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस। गैस में से करंट बहाने के लिए, ये देखो गैस में करंट बहाए हो, उसका ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, ये देख लो, 50 बार बोल दिया आपको, अब आपको पक्का समझ में आ चुका होगा, आई एम डैम श्योर। क्या, हाई वोल्टेज होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, ये देख लीजिए, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर, यानी कि किसी गैसियस फेज में इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए नॉर्मल नहीं है कि नहीं तो ऐसे मैं 2 वायर काट के तुम्हारी तरफ कर दूं तो तुमको करंट मार देगा, ऐसा नहीं है। सामान्य पर 220 वोल्ट पे नहीं बहता है, हाई वोल्टेज हो और लो प्रेशर हो, यानी कि दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। कहता है बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, रिलैक्स होके। Which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode ray? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सही नहीं है। कहता है दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, ये तो सही है, जहां से पैदा होता है वहीं नाम लिया जाता है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन कैथोड रे ट्यूब, ये भी सही बात है भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है इससे थोड़ी मतलब है। आगे कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ, ये बिल्कुल गलत बात है, मैंने पीछे बताया है कैथोड रे इससे नहीं मतलब है कि किस गैस से निकला है, बिल्कुल, तो उसकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई गैस पे डिपेंड नहीं करता। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बाई बोथ, दोनों से। चार्ज पार्टिकल है। व्हेन बेरिलियम इज बम्बार्ड विथ अल्फा पार्टिकल, अच्छा अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे, मैं तो समझ गया कार्बन और न्यूट्रॉन, ठीक है। एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन,
which cannot be deflected by electric or magnetic field are given out. These are a beam of proton, no. Alpha rays, no. A beam of neutron, yes, it is right answer. A beam of neutron and proton, no. जब भी कभी बेरिलियम पर अल्फा, देखो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे पूछ लेगा तो फंसा देगा नहीं फंसा देगा। नेक्स्ट कहता है which of the following is never true for cathode ray? They possess kinetic energy, it is true. They are electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसे बोलते हैं बेटा जिसे चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं लगती। दे प्रोड्यूसेस हीट, ट्रू। दे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल प्रेशर, ट्रू। दिस इज रॉन्ग। कैथोड रे को चलने के लिए अगर अंदर गैस ना हो तो नहीं चल पाएगा, वो उसको मीडियम की जरूरत होती है। इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थैंक यू भैया, आज के लिए इतना पर्याप्त है। वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, सजेस्ट भी कर दीजिए, और इसी तरह से हम लोग सिलसिला बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।